जय हिंद एवरीवन, आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा एनडीए 2 2024 का। और वहां पे ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनका रोल नंबर रिजल्ट वाली पीडीएफ में नहीं है। अब क्यों नहीं है इसके पीछे के मैं रीजंस बताता हूं। सर मेहनत बहुत करी, तैयारी बहुत करी, लेकिन पीडीएफ में रोल नंबर नहीं मिला। हमने कई बार सर्च किया फिर भी नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला उसके रीजंस बताता हूं, ताकि आप उन रीजंस पर काम कर सको और अगले अटेम्प्ट में ऐसी गलतियां मत करो। तो सर रिजल्ट वाले पीडीएफ में रोल नंबर नहीं है, तो अगली बार किस तरह से ऐसी मेहनत करी जाए कि हमारा रिजल्ट में पीडीएफ में रोल नंबर दिखे। हम जब सर्च करें तो वहां पे नो रिजल्ट ना लिख करके आए, बल्कि हमारा रोल नंबर लिख करके आए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? क्या प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी करनी चाहिए? देखो प्रिपरेशन बहुत लोग अच्छी करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो चीजें कैसी हैं? मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सारी बातों पर डिस्कशन अपन आज करेंगे। सबसे पहली बात है जिसमें से हमारी कि सबसे जो ज्यादा बच्चे इस चीज से जूझ रहे हैं, सबसे ज्यादा ये समस्या है बच्चों के साथ में, मैं भी देखता हूं बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या है, वो है 11th और 12th की धारणा, यानी कि बोर्ड की धारणा। बोर्ड की धारणा सर ये क्या है? सिंपल सीधी बात मैं आपको समझाता हूं कि बहुत सारा बच्चा जब एनडी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो या तो वो 11th 12th अपीयरिंग होता है या फिर पास आउट होता है। अब होता क्या है, उसको एक बात पता है, वो अपने बोर्ड अपने क्लास स्कूल में अपने पेपर दे रहा होता है, बोर्ड्स के पेपर दे रहा होता है, तो उसे लगता है यार जो मैंने पढ़ा बहुत सिंपल वे में वो वहां पे दिखा। एनसीईआरटी के मैंने कुछ क्वेश्चन लगा ली, कुछ सिलेक्टेड चीजें मैंने पढ़ ली, वहां पे दिख गई। अब वहां पे दिख गई, उसने वैसे ही छाप दिया उतार दिया। जिसके भी नंबर 33% के ऊपर आ गए, 33%, क्योंकि वहां पे ये क्राइटेरिया होता है, इसके भी नंबर 33% के ऊपर आ गए, उसको पास मान लिया गया। उसको पास मान लिया गया। भैया पास बच्चों में 10 लाख बच्चा भी हो सकता है, 15 लाख बच्चा भी हो सकता है, 20 लाख बच्चा भी हो सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कोई बच्चा हो सकता है। यहाँ 33% बस एक क्राइटेरिया है कि आप अगर इसको पास कर गए देन यू आर पास। आपको सीधे सीधे फिर यहाँ पे 11 12 जो भी आपने पास किया उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, भैया आप पास हो। ये धारणा वो एनडीए में अप्लाई करता है। और एनडीए में होता क्या, वो देखता है कि एनडीए के जो पेपर को उठा के देखा, उसने देखा कि यार पेपर तो बड़ा सिंपल है, पेपर तो बड़ा आसान है। अब पेपर आसान है तो सोचता है कि यार मैं तो इसको मैंने बस इतना कर दिया, मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन भैया यहां पर आप एक बात का ध्यान रखो, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी स्टूडेंट 33% के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यहां पर लिमिट है। यहां पर उनको टॉप 8000 बच्चों को ही बुलाना है, जो टॉप 8000 बच्चे हैं उन्हीं को बुलाना है। तो आप चाहे पेपर सरल है या कठिन है, ये यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पेपर बड़ा सरल है, पेपर बड़ा कठिन, पेपर कैसा है? ये यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि पेपर सरल है कठिन है, ये पूछना ही बेवकूफी है। पेपर चाहे जैसा हो, आपको रहना टॉप 8000 बच्चों में, आपका कंपटीशन, आपको बीट करके इनमें जाना है। पेपर सरल आया है उससे मतलब नहीं है, पेपर कठिन आया उससे बिल्कुल मतलब नहीं है, आपको यहां रहना है, 8000 बच्चों की लिस्ट में आपको रहना है। और अगर आप रहने की कोशिश नहीं करते हो, आप यहां पे रहना नहीं चाहते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको लगे पेपर सर बड़ा सरल आ रहा है, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन छप के आ रहे हैं, वो सबके लिए आ रहे हैं भैया, केवल आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए आ रहे हैं। पेपर कठिन आ रहा है सबके लिए आ रहा है। पेपर सरल आएगा कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाएगी, पेपर कठिन आएगा कट ऑफ अपने आप नीचे चली जाएगी। तो ये रिलेटेड है, इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते सर पेपर बड़ा सरल, आप तो कोई तैयारी नहीं करेंगे भाई साहब, हम तो पीवाईक्यू पढ़ के चलाएंगे सर, 10-20 क्वेश्चन तो वहीं से होते हैं। अरे 10-20 हो रहा है ना बेटा, पर जिसका पीडीएफ में नाम है वो 50-60 करके आ रहा है। जो आज खुशियां मना रहा है कि हाँ उसका एनडीए रिटर्न हो गया, जिसके घर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, जो आज सोच रहा है, जो एसएसबी की तैयारी कर रहा है, वो आपकी तरह 20-25-30 क्वेश्चन सोच के नहीं गया। उसने देखा पेपर सिंपल है तो उसने भी लगाने स्टार्ट कर दिया, 50-60-70 क्वेश्चन करके आ रहा है। हमारे बैच में ऐसे बच्चे हैं 70-75 क्वेश्चन करके आने वाले बच्चे, 75-75 क्वेश्चन करके आ रहे हैं मैथ में। तो ऐसी चीजें जब आप करोगे तब सिलेक्शन माना जाएगा। आपको लग रहा है कि आपने बड़ा अच्छा कर लिया कि हाँ भैया पिछले पेपर में आप जब 2024 फर्स्ट में हुआ था तो सर हमने तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन कर पाए थे, लेकिन 24 सेकंड में जब सर हुआ तो सर हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर दिए। सर क्या मजा आ गया? कुछ मजा नहीं है बेटा। 25 क्वेश्चन जब तुमने यहाँ किए तो कट ऑफ हो सकता है 30 क्वेश्चन ही गई हो, लेकिन जब यहाँ पे करे ना 24 सेकंड पेपर, जिस हिसाब से पेपर का लेवल यहाँ पे कम आया उस हिसाब से कट ऑफ अपने आप बढ़ के 40 क्वेश्चन चली गई। सिंपल एज दैट। कि कम से कम 40-45 क्वेश्चन तो करने चाहिए थे ना, ताकि टोटल मिलाकर के आपका सिलेक्शन भी तो हो सके। केवल 25% सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? क्या केवल मैथ में 25% लाने से सिलेक्शन हो जाता है? नहीं सर, सिलेक्शन कब होता है? जब यहाँ भी 25% आप मैथ में लाओ, 25% आप जीएटी में भी लाओ, और साथ ही साथ ओवरऑल भी आप करीब 330 के ऊपर प्लस बना करके चलो, तब सिलेक्शन होता है। इस बार की बात मैं कर रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर यहां पे सोच रहे हो कि हम 25% ठीक है सर बड़ा मजा आ गया सिलेक्शन हो गया। नहीं बेटा नहीं, आपको यहां पे इस चीज को सोचना है कि अगर पेपर सरल आ रहा है या पेपर कठिन, तो क्या चीजें हैं। पेपर अगर सरल आ रहा है, तो क्वेश्चन का अपने आप वहां पे नंबर बढ़ जाएगा। जो टॉपर बच्चे हैं, जो 8000 की लिस्ट में आने वाले बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा क्वेश्चन अच्छे करके आएंगे। पेपर अगर कठिन आया है तो अपने आप वो लेवल घट जाएगा। टॉपर बच्चा है वो अच्छे क्वेश्चन करके आएगा। तो
कहानी का पूरा सार यह है कि पेपर सरल कठिन यहां पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। पेपर इजी आया या मॉडरेट या टफ, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है आपके हार्डवर्क से, मतलब है आपके स्मार्ट वर्क से। अगर आपका हार्डवर्क नहीं है, अगर आपके पास स्मार्ट वर्क नहीं है, देन कोई मतलब नहीं है सारी चीजों को करने से। आपको लगेगा पेपर बड़ा सरल आ रहा है, मैथ तो हम यूं निकाल देंगे, जीटी यूं निकाल देंगे, उससे आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको ये गलत फहमी हो रही है तो अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस है तो, बट अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस है देन आप ये मान के चलो फिर 6 महीने बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। फिर 6 महीने बाद समझ में आता है यार क्या सोच रहे थे, क्या हो गया, अटेम्प्ट तो जा चुका है, सारा खत्म हो गया, अब क्या करें। तो इन सारी बातों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है। ऐसा भी नहीं कि हार्डवर्क करनी नहीं, स्मार्ट वर्क केवल कर रहे हैं, बस केवल नोट्स ऊपर ऊपर पढ़ ले रहे हैं, नहीं, उसे भी नहीं होना सिलेक्शन। प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए प्रैक्टिस। इजी मॉडरेट टफ से कोई मतलब नहीं है। पेपर आसान है या सरल है या कठिन है, इससे कोई मतलब नहीं होता, कभी नहीं होता है। कंपटीशन में कभी नहीं होता है। पेपर आसान आ गया, कट ऑफ अपने ऊपर जा रही है, भैया टॉप के बच्चे लिए जाएंगे, आप पैसे भी पीछे छूट जाओगे अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो इस बात का आप ध्यान रखो। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है जो इस बार रहा, कई सारे बच्चों मैंने देखा, वो है कंटेंट। आजकल यूट्यूब की दुनिया है, आजकल इतने ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी ज्यादा बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट्स में, तो हुआ क्या है, कंटेंट की बाढ़ आ गई है। मैं सिंपल सीधे बोलूंगा बाढ़, कि भैया हर जगह देखो, आप एक जगह डालोगे मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर तो पूरा एकदम भरा पड़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री। कोई 6 घंटे का, 7 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का लेक्चर पढ़ा रहा है। 25-25 घंटे के लोग लेक्चर वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री डाल रखे, बच्चा वो पढ़ रहा है। उसको लगता है वो पूरा लेक्चर खत्म करता है, पूरा वहां पे जो उनका पढ़ाया जा रहा है वो पूरा खत्म करता है, उसको लगता है उसने आज बहुत अच्छा अचीव किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे बैच के बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो टॉप कर सकते थे लिटरली, जिनकी रैंक मुझे लगता था बहुत अच्छी आएगी क्योंकि मैथ में उनके स्कोर बहुत अच्छे थे, पर उनका भी सिलेक्शन केवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो भटक गए जीईटी में। भटके कैसे? वो ऐसी जगह से प्रिपरेशन करने लगे जहां पे सीडीएस के बारे में पढ़ाया जाता था, मतलब सीडीएस के कंटेंट पढ़ाया जाता था। अब सीडीएस वगैरह के कंटेंट को अगर आप पढ़ रहे हो, आप सोचो आपसे एनडीए निकल जाए, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है, क्योंकि सीडीएस में कंटेंट इतना ज्यादा है। मैं ये बात बहुत बार मैंने रिपीट करी, मैंने पेपर के पहले ही बोला, लेकिन जब नहीं सुनोगे तो सिलेक्शन फिर कैसे होगा। कंटेंट सीडीएस में इतना ज्यादा है, वहां पे पूरा जो जीएस का पेपर है वो आपको क्लियर करना ही पड़ता है। जीएस में आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर आपने जीएस में मेहनत नहीं करी, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां भी मैथ की तरह अलग पेपर जीएस का होता है, वहां भी इसकी कट ऑफ निकालनी पड़ती है, पर यहां नहीं। बात समझ में आ रही? यहां ऐसा कुछ नहीं करना होता है। सीडीएस का बच्चा कंटेंट पढ़ रहा है, वो कंटेंट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा पढ़ लिया उसने, अब कह रहा है सर हमसे क्वेश्चन नेगेटिव बहुत हो गया। अब नेगेटिव क्यों हो गया? उसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक है कि भैया अगर आप ज्यादा चीजें पढ़ के जा रहे हो, अगर आप बहुत सारी चीजें पढ़ के जा रहे हो, तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आपने रिवाइज नहीं किया तो आप कंफ्यूजन में रहोगे, और अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे तो क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन कौन सा होता है? जो हमें आता होता है और तब भी हम गलत करते हैं। तुक्का लगा दो तो बात अलग है, बट अगर क्वेश्चन कोई गलत हो रहा है तो वो सिंपल सीधी बात है, उसके पीछे का यही रीजन है कि आपको क्वेश्चन आता था, आपने क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ रखा था, फिर भी आपने उसमें लगाया और आपको करेक्ट आंसर एकदम उस समय रिकॉल नहीं हुआ, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ है। तो नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हुए, क्यों हुए? उसके पीछे यही रीजन है कि आपने कंटेंट जो इतना ज्यादा तैयार करवा लिया, इतना ज्यादा एक बार पढ़ लिया आपने कि ना दोबारा आपके पास पढ़ने का समय रहा, ना आप उसको रिवाइज कर पाए। आप जब क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको देखा देखा तो लग रहा है कि हाँ यार ऐसी बात थी। आपको पढ़ा देगा कि प्रेसिडेंट के इस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल होता है, आपने पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया आपने, अब वहां आर्टिकल लिखे हुए, आपने दोबारा रिवीजन नहीं किया, अब आप भूल जाओगे कि आर्टिकल 52 था, कि आर्टिकल 53 था, कि आर्टिकल 54 था, कि आर्टिकल 51 था। अब भूल गए, अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते सर, या तो आप क्वेश्चन गलत कर दो या तो छोड़ के चले हो। और मन मानता नहीं है, उसको लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ के रखा है, इसको तो हम सही करके जाएंगे। तो फिर वो दिमाग चलाना स्टार्ट करता है कि यार ये तो 51 तो लग रहा है, शायद ये डीपीएसपी का कुछ है क्या, ये इसको हटाते हैं क्या, ये कुछ अलग सा लग रहा है। फिर कुछ आप ऐसी चीजें सोचोगे, फिर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, फिर आप वही है कि आपको लगेगा 53 है, 54 है, 52 में से कुछ हो सकता है। फिर आप सोचोगे चलो इसमें थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, ये तो पढ़ा हुआ तो है। जब भी आपके में ये होता है तब क्वेश्चन आपसे गलत होता है, क्योंकि आपको लगता है आपने पढ़ रखा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। वहां पे क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे बड़ा सा रीजन ये कि आप कंटेंट इतना ज्यादा तैयार करके गए हो कि उसका आपके पास रिवीजन करने का समय ही नहीं है, और समय नहीं है तो आप कवर कर नहीं पाओगे, बिल्कुल कवर नहीं कर पाओगे, आप कर ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो इनका एक बार रिटर्न निकला है, फिर वो लगातार 5 बार रिटर्न निकाला है, 6 उनके अटेम्प्ट है एसएसबी में, रिकमेंड नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी समस्या आ रही है, फिर भी वो रिटर्न निकालते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, कोई जादू नहीं होता है रिटर्न निकालना। एसएसबी में मान सकता हूं, एसएसबी मान सकता हूं कि कभी वहां पे आपकी 5 दिन के अंदर पर्सनालिटी टेस्ट होना है, कुछ चीजें हो सकती है, गड़बड़ इधर से उधर हो सकती है, लेकिन एनडीए रिटर्न बहुत ही बेसिक से फंडा है उसका कि आप एक सिंपल सा कंटेंट उठाओ, उसी को बार बार रिवाइज करो, उसी चीजों पर चलो, बस उसी सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट अच्छे से दो, जो अपने आप फॉलो करवाते हैं बैच में। पर फिर भी कई सारे बच्चे इन सारी चीजों में फंस जाते हैं और उससे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो जो भी बच्चे हैं अगर एनडीए 2025 फर्स्ट को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो मैं एक बात कहूंगा कि भैया आप ये बात मन से निकाल दो कि पेपर सरल या कठिन आ रहा है।
पेपर सरल आए इस बार तो अगली बार कठिन आएगा, या इस बार कठिन है पेपर अगली बार सरल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है ऐसा। पेपर चाहे जैसा आएगा, आप ये मान के चलो आपको टॉप 8000 बच्चों में रहना है, अगर आप नहीं रह सकते तो सिलेक्शन मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप अगर ये सोच के मेहनत कर रहे हो कि पेपर सरल आएगा लोग कठिन आएगा, या कठिन आएगा लोग सरल आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। सर आप ये सोचो कि आपको टॉप में रहना है, और मैं तो ये कहूंगा कि अभी अगर 6 महीने आपके पास में है तो क्यों लेस के लिए सेटल हो रहे हो यार? सीधे टारगेट बनाओ AIR 1 कि मेरे को रैंक पहली लानी है, मेरे को ऑफिसर बनना है और पहली रैंक के साथ बनना है। प्रॉब्लम क्या है? 6 महीने 7 महीने बहुत होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। मैं मैथ के कंटेंट की बात करता हूं तो मैथ में जैसे आपको बता रहा हूं कि मैं जितना कंटेंट दे रहा हूं इतना अगर किसी ने कर लिया मैथ में उसकी AIR 1 नहीं रुकने वाली, ये बात मान के चलो। कंटेंट उसी कंटेंट को पढ़ना, उसी कंटेंट को यूज करना। मैंने बना के दिखा दिया आपको कि भैया मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन में दिखाए जो प्रीवियस में कभी नहीं आए थे, और वो सीधे सीधे मॉक टेस्ट से निकल करके इंडिया के पेपर में लिखे हुए थे। क्योंकि इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो आइडिया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चन यहां से उठ के आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, वो क्वेश्चन वैसा हो सकता है, आइडिया है सर। इसलिए सिमिलर केस GAT में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कंटेंट बहुत वास्ट नहीं करना है अपना, कि हम बहुत ज्यादा चीजें पढ़ते हैं, नहीं। स्ट्रेटजी बनानी है बहुत सिंपल वे में, और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। कंटेंट को बहुत लिमिटेड रखना है, लिमिटेड के साथ में उसको रिवीजन बहुत बार करना है। आप ये मान के चलो, अगर आपके पास समय है, आप अगर 12th पास आउट हो और आपने NDA के लिए ड्रॉप ले रखा है, या आप कॉलेज में हो, आप समय दे सकते हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया जनवरी फरवरी तक हर हालत में कोर्स को खत्म करके रिवीजन पे उतर आना, रिवीजन करते रहना, ज्यादातर रिवीजन पर ही ध्यान दो। नए कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, वहां पे आप क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे, नेगेटिव आपसे क्वेश्चन होंगे। बच्चों से होते हैं, बच्चे रिजल्ट के बाद फोन करते हैं कि सर नेगेटिव बहुत चला गया GAT, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता उस समय का, तो कोई बात नहीं बेटा, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो। नहीं है तो भाई सीडीएस की तैयारी करो, और क्या कर सकते हैं। पर अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो आज मैं आपको ये सलाह देता हूं, ताकि बाद में ये ना लगे कि भैया रिजल्ट आने के बाद सर ये बात पता होती तो हम सिलेक्शन अपना ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है बाद में। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, आप मेरे पास पढ़ो या कहीं और पढ़ो, या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, या अपने मन से खुद पढ़ाई करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, रिवीजन बहुत बार करना है। कम से कम 4-4 बार रिवीजन आपका होना चाहिए। अप्रोच आप थोड़ी नई नई पढ़ना स्टार्ट करो, उन्हीं का रिवीजन करो। मैथ में भी आप इस चीज को फॉलो करो कि कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं, रिवीजन ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन देखते आपके लग जाने चाहिए, क्वेश्चन देखा फटाक से आंसर आ गया, ये लगेगा। बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने से होता क्या है कि हमारे दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होती हैं, फिर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और कंफ्यूजन की वजह से सवाल हमसे गलत होते हैं, प्रॉब्लम होती है, फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, फिर हम सोचते हैं अगला अटेम्प्ट में होगा, फिर अगले करते करते ऐसे अटेम्प्ट निकलते चले जाते हैं और कोई मतलब नहीं होता है। फिर हम अल्टीमेटली बोलते हैं कि चलो हमारे शायद बना नहीं है, बट आपके लिए बना तब नहीं है जो आपने मेहनत स्ट्रेटजी से नहीं करी है ना। स्ट्रेटजी बना, अगर आपने स्ट्रेटजी बना करके मेहनत करी है तो आपके लिए है यार, आप करो, फिर मन लगा दो, पूरा जी जान लगा दो। अभी आपके पास 7 महीने हैं, 7 महीने आपके पास है, लगभग 7 मंथ्स है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर कोई बच्चा है या कोई बच्ची है जो NDA ज्वाइन करना चाहती है या चाहता है, 7 महीने उसके पास में मोर देन इनफ टाइम है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन पर ले सकते हो, राइट। बाकी स्टोरीज में जितने बच्चों का रिजल्ट आया है मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, और ऑफ कोर्स इस बार इंटरव्यू भी है ना, हाँ अपन शेयर करने वाले सारे बच्चों का जो बच्चे हमारे बैच से निकले हैं। और सिलेक्शन रेशियो आप सभी को पता ही यार, अपन एकदम बेस्ट रहता है, ठीक है सर, उसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो हमसे तो 25 सितंबर से बैच स्टार्ट है, डेट इज 25 सितंबर, यू कैन ज्वाइन, राइट। 25 सितंबर से बैच स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो पूरी तरीके से। और उसमें हम आपको PYQ बुक से लेकर के NCERT बेस्ड क्वेश्चन की बुक से लेकर के आपको मॉक टेस्ट हर चीज प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसमें इस बार, पहले तो मैं लग रहा था हम शायद नहीं दे पाएंगे, प्लस इस बार हम GAT का भी सारा कंटेंट देंगे, पर जितना देंगे उतना ही पढ़ना है सब, क्योंकि हमने जिस तरह से मैथ के कोर्स को डिजाइन किया वैसे हम GAT कोर्स को डिजाइन कर रहे हैं। तो जो GAT में कंटेंट रहेगा, ऑफ कोर्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मैथ ही पढ़ाऊंगा केवल, उसके लिए रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं तो वो पढ़ाएंगे। तो GAT का भी कंटेंट रहेगा, बट वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्जेस फॉर GAT। हम कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं GAT का, हम वो GAT आपको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, फ्री रहेगी हमारी तरफ से पूरी तरीके से। उसके मॉक टेस्ट भी, उसका कंटेंट भी, उसकी चीजें भी, सब कुछ हमारी तरफ से रहेगा। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि हाँ यार ऐसा कुछ हो जाए कि एकदम बढ़िया प्रॉपर स्ट्रेटजी बन के हमसे तैयारी हो, हमें केवल मेहनत करनी हो, बस आपको अगर मेहनत करनी आती तो आप इस बैच को लेना, अदरवाइज सीट बर्बाद मत करना। मैं नहीं तो बैच से बाहर निकाल दूंगा 1 महीने बाद कि भैया आपसे मेहनत नहीं हो रही, आप छोड़ दो, फिर जाओ यहाँ से निकलो। हमें अपने सिलेक्शन रेशियो बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है कि पता चला हमने 50 बच्चों का हर बार हमने बैच रखा, भर लिए, उसका सिलेक्शन हम दे नहीं पा रहे हैं। 1-2 बच्चे, कई लोग, मैंने अभी देखा कि कई लोग ऐसे सिलेक्शन लगा रहे हैं कि 3000, 2000, 2500, 3000 सिलेक्शन रिटर्न के। और मैं एक बात बस पूछता हूँ कि अगर आपके पास 2500, 3000 सिलेक्शन है तो आप इंटरव्यू क्यों नहीं डाल सकते हो? सिंपल एज दैट। अगर आपके पास 2500, 3000 सिलेक्शन हो रहे हैं तो कम से कम आप 100 इंटरव्यू डाल के दिखाओ एक बैच का।
200 डाल के चलो ठीक है, 100 नहीं 50 डाल के देखो इंटरव्यू, 50 बच्चों का इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो इन सारी बातों मत पढ़ो, ठीक है। वो बस इस तरह से एक फॉर्म निकाला कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट, वो स्कॉलरशिप टेस्ट, इस तरह से कराएंगे उस तरह से कराएंगे, उसमें कई सारे बच्चों का नाम लिया, सीधे उठा के लगा दिया कि ये सब हमसे पढ़े हुए हैं। हम केवल उन्हीं बच्चों का रिजल्ट लगाते हैं जो बच्चे में पर्सनली खुद मैसेज करते हैं कि सर ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अदरवाइज हम रिजल्ट के लिए बॉदर भी नहीं करते किसी को कि सर आपका रिजल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है सर। कई सारे बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं, उनका रिजल्ट लगाते हैं, जो खुद हमें बताते हैं कि हाँ उनका रिजल्ट हम लगाते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगाते सर। तो आप ऐसे जंजालों में मत पढ़ो कि कई लोग आपको बताएंगे कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट से 2300 सिलेक्शन हो गया, 2400 सिलेक्शन हो गया। मैं ये सोचता हूँ कि ये 2400 बता रहे हैं, दूसरे को देखो वो 1500 बता रहा है, तीसरे को देखो वो 1000-1200 बता रहा है। तो मुझे ये लगता है, अल्टीमेटली मुझे लगने लगता है कि अगर इन सबको जोड़ा जाए तो यह 10,000-15,000 के ऊपर निकला जा रहा है मामला। और इंडिया ने खुद रिजल्ट 8000 बच्चों का जारी किया है, और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो एयर 1, एयर 2, एयर 3 किसी की होती ही नहीं है। तो सर वो बच्चे फिर कहां से आ रहे हैं, वो बच्चे फिर कहां से आ रहे हैं? तो ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो सर इन सारी चीजों से दूर रहो। दूसरा एक चल रखा है एसएसबी फ्री ट्रेनिंग टाइप करा करके कि हम एसएसबी की फ्री ट्रेनिंग कराएंगे, आप हमारे पास आ जाओ। बच्चा वहां पे जैसे साइन इन करता है तुरंत ही उसका रिजल्ट उठा के लगा देते कि हमसे पढ़ा हुआ है। ये भी चीज चल रही है। तो इन सारी चीजों से आप दूर रहो। आप ये बात सोचो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर एसएसबी का रिजल्ट है या कुछ भी एसएसबी का रिजल्ट दिखा रहे हैं, रिटर्न कहां से उसने कर रखा है, रिटर्न की तैयारी उसने कहां से करी है, पढ़ाई उसने कहां से करी है, आप इन सारी चीजों से मतलब रखो। क्योंकि आप जो तैयारी करो वो रिटर्न की तैयारी है, आप एसएसबी की तैयारी के लिए भी नहीं जा रहे हो। एसएसबी आपके लिए अभी स्टेज 2 है, स्टेज 1 तो पहले क्लियर करनी है ना। तो उसके लिए बेस्ट कंटेंट कहां से मिल सकता है, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। तो किसी का केवल रिजल्ट देख करके उसके बारे में मत सोचो कि हाँ ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। एसएसबी के रिजल्ट तो बहुत लोग लगा देते हैं, उससे मतलब नहीं है। एसएसबी बच्चा खुद बोलता है कि हम 2-3 जगह से इंटरव्यू करके आए, आप देखोगे तो हमने भी इंटरव्यू डाल रखा है, उस बच्चे ने खुद बोला है। तो ऐसे लोगों से कृपा करके दूर रहें, ठीक है। अपने पैसे को बचाएं, है ना, वो आपके कीमती पैसे हैं, आपके पेरेंट्स के पैसे हैं। चॉइस आपकी है, चीजें आपको चुननी है। आप चाहे जैसे तैयारी करें। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो ये चैनल मैं कहूंगा मैथ के लिए आपके लिए बेस्ट चैनल है। जितनी भी वीडियोस पढ़ी हैं आप उन पर थोड़ा सा ध्यान से उनको अगर पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। ऑफ कोर्स सब कुछ तो यूट्यूब पे नहीं आ सकता, क्योंकि अब जैसे क्वेश्चन चेंज हुए हैं तो वो क्वेश्चन वहां पे नहीं होंगे, क्योंकि वो मैंने पहले पढ़े हैं वीडियोस, पहले के वीडियोस पढ़े हुए हैं। तो जो क्वेश्चन नए आए हैं वो वहां पे नहीं दिखेंगे कुछ क्वेश्चन, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो और बना दूंगा, तो उसके लिए भी आप साथ में तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ फ्री यूट्यूब बैचेस जो है वो भी स्टार्ट में करने वाला हूँ बहुत जल्दी, ना केवल मैथ के लिए बल्कि जीएटी के लिए भी बहुत जल्दी। हम इसके बारे में भी आपको डेट सारी बता देंगे, सारा शेड्यूल आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या चीजें होनी है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा या चीज अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।